और जिस वर्क के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें बस सिर्फ एक छोटी सी बात निकल करके आती है कि भैया जितने भी लोग मरे हैं वो सारे के सारे हमारे ही बेटे थे। पहले तो होता क्या है कि आदमी को अपने बेटे से प्यार होता है, अपने बेटे के लिए वो सब कुछ कर सकता है कि भाई मैंने जो एम्पायर खड़ा किया है इसमें टाइम लगा है, इसमें काफ़ी टाइम लगा है, इस एम्पायर को खड़ा करने में इसमें काफ़ी मेहनत लगा है। लास्ट में उसको लगता है, उसको एनालाइज होता है यार कि जो कुछ भी गलती हुआ है, जो कुछ मिस्टेक हुआ है, दैट वॉज ऑल माई मिस्टेक, और इन सभी चीज़ों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और जितने भी बेटे मरे हैं उसमें कुल 21 बच्चे शायद मरते हैं, 21 यंग पायलट्स मरते हैं। तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इसमें जो 21 यंग पायलट्स मरे हैं वो कोई दूसरे नहीं, वो मेरे ही बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं। बात हम लोग कर रहे हैं आर्थर मिलर साहब का, आर्थर एसर मिलर साहब के वर्क का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्थर ASHER, आर्थर एसर मिलर साहब के वर्क की हम लोग बात करें जो कि अमेरिकन प्ले राइट्स है। और इनका मेन टारगेट क्या बोलते हैं कि इनके जो वर्क्स हैं, डेथ ऑफ अ सेल्समैन हो गया, ऑल माई सन्स हो गया, ठीक है, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज हो गया, तो ये सब इनके टॉप वर्क्स हैं जिसमें हम लोग डेथ ऑफ अ सेल्समैन मानते हैं कि सबसे टॉप सेलर बुक है। ऑल माई सन्स भी है। ऑल माई सन्स का परफॉर्मेंस बहुत अप्रॉक्स शायद 328 बार हुआ था, काफ़ी लंबा चला। जैसे कहते हैं ना कि शोले मूवी हमारे यहाँ की काफ़ी लंबे दिनों तक चली थी, तो इसी तरह से आपके आर्थर मिलर साहब के जो ऑल माई सन्स है ये 1947 की बात है। तो उसमें मूवी भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन हाँ ये है कि ये शोज चला करते थे, ठीक है, ड्रामा चला करता था। तो ये कितने एक्ट का ड्रामा है? ये 1 एक्ट का ड्रामा है। 1 एक्ट का ड्रामा है, कुल 18 घंटे की बात है। कितने घंटे की बात है अभी क्वेश्चन आ सकता है, ये कुल कितने घंटे का खेल है? तो 18 घंटे का खेल है कुल टोटल, है ना। और बच्चे के डेथ की बात की जा रहा है, तो बच्चे की डेथ कब हुई थी? इनके भाई साहब की, इनके बेटे की। इनका बेटा जो लैरी कैलर था, लैरी कैलर जो इनका बेटा था, उसकी डेथ कब हुई थी? तो 25 नवंबर को हुई थी। आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा, अंदर जाकर के 25 नवंबर को बच्चे की डेथ हो गई थी। आते हम लोग बात करते हैं इनके कैरेक्टर पर। पहला जो कैरेक्टर है वो जोए केलर है। जोए केलर है 60 साल का आदमी, बिजनेसमैन आदमी, इसको बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। इसका बस सिर्फ एक चीज़ है कि भाई मैं 40 साल लगा दिया, 40 साल मैंने लगा दिया इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में। और ये 5 मिनट के ड्रामे से क्या बोलते हैं कि मैं सारी चीज़ों को खत्म कर डालूंगा क्या? 5 मिनट की एक्टिविटीज से, 5 मिनट की इधर उधर की एक्टिविटीज से मैं क्या सारी चीज़ों को खत्म कर डालूंगा? तो वो JO केलर एंड सन्स एक कंपनी है, उसी कंपनी का मालिक है ये। पता चलता है इसको कि जो इसका मतलब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ फॉल्ट आया हुआ है, लेकिन उस प्रॉब्लम, उस फॉल्ट के बावजूद भी वो उस पर एक्शन नहीं लेता, चलते देता है। चलो ठीक है, जो कुछ भी चल रहा है सही है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, उस पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उस पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी चल रहा है चलने दो। बात फिर आती है जोए केलर के। 60 साल की जोए केलर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इनका सिर्फ एक मेन टारगेट है, वो भी बिजनेस बिजनेस बिजनेस। बिजनेस के अलावा भाई साहब को और कुछ भी नहीं दिखता है। नेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टर है जोए केलर की पत्नी। इट्स फॉलिंग डाउन मेनी टाइम्स, फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। कहाँ की लाइन है पता है किसी को? फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। Does anybody know? कहाँ की लाइन है? लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। चलिए, वेस्टलैंड की है। कैट केलर है वाइफ ऑफ जोए केलर, जोए केलर की पत्नी है ये। और ये भी थोड़ा सा, देखो माँ तो माँ ही होती है, चाहे इंडिया की माँ हो चाहे अमेरिका की माँ हो, ठीक है। अमेरिका की बालक की माँ हो चाहे इंडिया की बालक की माँ। तो ये, इसका बेटा मर चुका है, लैरी, लैरी केलर जो इसका बेटा है, उसकी गर्लफ्रेंड है एन डीवर, एन डीवर उसकी गर्लफ्रेंड है। तो लैरी है, लैरी की डेथ हो चुकी है, लेकिन इसकी जो माँ है ना कैट केलर, वो भरोसा नहीं करती यार कि मतलब मेरा बेटा मर चुका है, मानती नहीं, वो कहती नहीं मेरा बेटा मर ही नहीं सकता। क्योंकि वो इसलिए नहीं मानती कि मेरा बेटा नहीं मर सकता, क्योंकि उसी की जस्ट बगल में क्या बोलते हैं, एक फ्रैंक लूबे और लिडिया लूबे करके दो फैमिली वाले हैं, पड़ोसी हैं। ज्योतिष शास्त्र के बारे में वो लोग जानते हैं,
ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानते हैं और बताते हैं, कहते हैं कि 25 नवंबर का जो डेट है आपके बेटे का जो है फेवरेबल डे है। अब फेवरेबल डे के दिन कहाँ मर सकता है? इवन पूछती भी है, एक बात बताओ, फेवरेबल डे का मतलब क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, मतलब फेवरेबल डे के दिन क्या हो सकता है? तो उसने कहा कि फेवरेबल डे के दिन क्या हो सकता है कि आपका जो बेटा है इवन वो उसका बेस्ट है, फॉर्चुनेट है, और ही कैन नॉट बी डाई ऑन दैट डे। वो उस दिन मर कैसे सकता है? कतई नहीं मर सकता है। तो कहा ठीक है भाई, जब फेवरेबल डे के दिन नहीं मर सकता है तो अच्छी बात है। वो मानती नहीं, मानने को तैयार नहीं कि उसका बेटा सुहा हो चुका, मर चुका है, मतलब उसका बेटा जो लैरी है वो मर चुका, मानने को तैयार नहीं है। बात आती है इनका जो सेकंड नंबर के बेटा है, मैंने पहले बेटे की बात की, पहला बेटा जो लैरी केलर था वो तो खत्म हो चुका था। सेकंड लेवल का जो बेटा है इनका क्रिस, वो हवा में रहता है। हवा में क्या रहता है, उसको लगता है यार कि जो मेरे पिताजी हैं वो सबसे बेहतरीन है, और मतलब कि वो कहीं से गलत नहीं है, एक बेहतरीन टॉप लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि इवन एन डीवर जो अपने भाई की गर्लफ्रेंड है, एन डीवर जो अपने भाई की इनकी गर्लफ्रेंड है, उसको प्रपोज भी करना चाह रहा है। उसको सोचता है कि यार कि काश अगर हम उसको प्रपोज कर देते तो बड़ा अच्छा होता। एन डीवर को प्रपोज करना चाह रहा है और उसी प्लानिंग में है। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं लोग, एन डीवर को लेकर के घर पे बुलाते हैं कि काम करो, घर पे आओ, तुमसे मुलाकात होगी, अपने मम्मी पापा से तुम्हें बुलाएंगे, उसका फिर आई प्रपोज। बस प्लानिंग चल रही होती। क्रिस है, एंड डीवर लड़की जो है ये क्या बोलते हैं कि 26 साल की लड़की है, जो कि लैरी केलर, मतलब आपके जोई केलर के बड़े बेटे हैं लैरी केलर। इसको मैं अभी शॉर्ट में भी इस कहानी को आप लोगों को बता दूंगा। लैरी केलर की गर्लफ्रेंड है। लैरी केलर कौन है? जोई केलर, और उसका फिर क्या बोलते हैं कि कैट केलर का बड़ा वाला बच्चा है, जो कि मर गया है, मर चुका है। एक पायलट था वो भी जहाज में, लड़ाकू विमान में पायलट था। एन डीवर के बाद फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है अपना जॉर्ज डीवर। जॉर्ज डीवर लॉ की पढ़ाई कर रहा था। इवन एन को और जॉर्ज को लगता है कि जो उसके पिताजी थे स्टीव जो थे, स्टीव डीवर, उन्होंने क्या बोलते हैं कि गलत माल भेजा था, कंपनी का गलत माल क्या बोलते हैं कि इंपोर्ट कर दिया था, और उसकी वजह से कुल 21 जवान पायलट जो थे वो मारे गए थे। और उनके हिसाब से ये है कि भाई 21 पायलट मारे गए थे, इसलिए मैं अपने पिता को, स्टीव डीवर को, कभी माफ़ नहीं करूँगा, एंड आई विल नेवर मीट हिम। पढ़ाई करने वो इंग्लैंड चला गया था, बिकॉज नेटिव वो लोग अमेरिका से थे। इंग्लैंड पढ़ाई करने चला गया कि भाई मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। चलिए अब आते हैं मेन, उनके अलावा जॉर्ज डीवर का फिर हम लोग एक डॉक्टर जिम बैलिस है, 40 बरस के हैं, इसी वहीं पे बैठ करके बकैतीबाजी करते हैं इनके साथ में, जोई केलर के साथ में। उसका फिर उनकी पत्नी भी है सुई बैलिस, और उनका एक बेटा भी है 8 साल का बर्ट। ठीक है, तो फ्रैंक लूबे और लीडिया लूबे मैंने यहाँ पे आपको जिक्र किया है, जादूगरी टाइप के लोग, मतलब जादूगर टाइप के बोल सकते हो कि आप लोग की थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि ये लोग मतलब कि फॉर्चून टेलिंग और ये हॉरोस्कोप में भरोसा करते हैं। और इनका जो मेन वो है, ये लोग बताते हैं कि भाई देखो कैट केलर, तुम्हारा जो बेटा है वो मरा भरा नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं काम करो, हमारे बेटे की कुंडली बना दो तो अच्छा रहेगा। जो प्ले चालू होता है, अब हम आप लोग स्टोरी थोड़ा सा सुन लो छोटे में। प्ले चालू हो रहा है, थोड़ा 2-4 पॉइंट और आप स्टोरी के बारे में जान लो, इसके बारे में कि ये जो प्ले है ये कुल टोटल 3 एक्ट का प्ले है। ये हालमाइसेंस जो है 1947 में लिखा गया था। 3 एक्ट का 18 घंटे का प्ले है। 3 एक्ट का 18 घंटे का प्ले है, और ये संडे मॉर्निंग है, अगस्त का महीना है, वर्ल्ड वार के सेकेंड वर्ल्ड वार के थोड़े दिनों के बाद का वो है, 2 बजे का टाइम है। ठीक है, टोटल ये प्ले जो है 18 घंटे में ख़त्म हो जा रहा है। अगस्त 1947 की बात है, और इसको जो लिखा गया है वो मॉडर्न प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में लिखा गया है। इवन आपके इब्सन जो स्टीनबर्ग साहब हैं, इसको क्या बोलते हैं कि जैसे गाल्सवर्दी का प्ले हो गया और उनका इब्सन साहब का हो गया, तो उस तरह से इसको भी ये प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में लिखते हैं। इसको मॉडर्न प्रॉब्लम प्ले, आधुनिक प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में इसको लिखा गया है, मतलब कि इसको रखा गया है। ठीक है, अब ये घटना हो कहाँ पर रही है? मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, अमेरिका की बात है, मिड वेस्ट यूएसए की बात है। और इलिया कजान नामक एक पर्सन है,
इलिया कजान, इलिया कजान नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्हीं को ये डेडिकेटेड है। अब बात ये आती है कि इलिया कजान को क्यों डेडिकेटेड है, ये जो प्ले है ये इलिया कजान को क्यों डेडिकेटेड है। तो इलिया कजान को इसलिए डेडिकेटेड है ये वर्क, क्योंकि जो ब्रॉडवे कोरोनेट थिएटर है न्यूयॉर्क में, उस जगह पर ये प्ले जो है ये 328 बार परफॉर्म हुआ था, 328 टाइम्स, 328 बार। अब 328 बार अगर कोई प्ले परफॉर्म हो रहा है, 328 बार क्या हो तो उसको कोई डायरेक्ट कर रहा है, तो कोई दूसरा डायरेक्ट नहीं किया था, इलिया कजान साहब ने ही डायरेक्ट किया था। और इस वर्क को क्या बोलते हैं कि उन्हीं को फिर बाद में डेडिकेट कर दिया गया कि भैया आपने इसको नई ऊंचाई दी, इस प्ले को आपने नई ऊंचाई। कितनी बार बताया आप सर, 300 कितनी बार? 328, 3 सैकड़ा 2 दहाई 8 इकाई 20 8 28, ठीक है, 2 दहाई 20 इकाई, सॉरी 2 दहाई 8 इकाई 20 8 28, ओके। तो 328 बार इसको परफॉर्म किया गया था। और इसका परफॉर्मेंस जो दिया था, मतलब तो होता नहीं कि यार कि इसको बिल्डिंग को, मतलब इसको पूरा जो इसका जो स्ट्रक्चर था, इस चीज़ को ऑपरेट किसने किया, इस चीज़ को इतना बेहतरीन लेवल पे ले कौन गया, तो इस चीज़ को इतना बेहतरीन लेवल पे आपके लिए गए थे इलिया कजान साहब। अब इलिया कजान साहब ने जब इतना बेहतरीन टॉप लेवल की चीज़ें बना दी, तो लोगों ने कहा भाई यार काम करो। इनके जो आर्थर मिलर साहब जो हैं, इन्होंने कहा है काम करो। आर्थर मिलर मतलब ट्रैजिक प्ले है, 3 एक्ट का है, 3 एक्ट का है ट्रैजिक प्ले, 3 एक्ट ट्रैजिक प्ले, अमेरिकन प्ले राइट हैं ये भाई साहब। तो इन्होंने कहा है काम करो, इनको ही इसको डेडिकेट करते हैं। अब बात ये आती है कि थीम क्या है इसकी, इस वर्क की थीम क्या है। देखो इस स्टोरी के पहले मैं बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बता दे रहा हूँ। थीम क्या है इसकी, तो इसकी थीम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्टिकुलरली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है। ये फिर आप ये कह सकते हो कि इसमें पूरे वर्क में हम देखते हैं कि द फेलर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय जॉय केलर, जॉय केलर के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फेल्योर है उसी को हम देख रहे हैं इसमें। बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, क्या बोलते हैं कि वो जो टैंक होता है, मिसाइल का टैंक होता है, उसका हेड बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। उसमें थोड़ा सा क्रैक था, लेकिन स्टीव ने के पास फ़ोन किया कि भाई जॉय केलर ऐसी बात है कि थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, आप क्या कहते हो। तो उन्होंने कहा देखिए आप उसको थोड़ा सा मेंटेन करके आप पूरा अगर आप दिक्कत को अगर दिखाएंगे तो क्या होगा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आप एक काम करो, उसको अपने स्तर से थोड़ा सा मेंटेन करके आप उसको पार्सल कर दो सारा के सारा, नहीं तो पूरा जो वो है कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हुआ क्या था कि ये 29 जनवरी 1947 से प्ले चालू हुआ था और 8 नवंबर 1947 तक लगातार ये चला था उस थिएटर में, ठीक है। और इसको न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड भी दिया गया था, न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड भी दिया गया था। और केलर को जो दिखाया गया है, मिस्टर जॉय केलर को दिखाया गया है, वो अमेरिकन ड्रीम के रूप में दिखाया गया है। अब व्हाट इज़ अमेरिकन ड्रीम, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका के लोगों की ड्रीम क्या है, मतलब उनका क्या, मतलब मेन मोट्टो क्या है उनका। तो अमेरिकन ड्रीम की अगर बात की जाए तो अमेरिकन ड्रीम का मतलब ये हो गया कि जो ओनली टॉकिंग अबाउट द वेल्थ, मतलब जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेल्थ, मोर एंड मोर वेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, बिकम वेल्दी, एक्वायर प्रॉपर्टी, ग्रो अप अर्निंग मोर एंड मोर मनी, ठीक है। सिर्फ यही इसी चीज़ को दिखाया गया है। अब होता क्या है कि यहाँ पे इनका अपने बच्चे के साथ में रहते हैं, क्रिस जो इनका बेटा है वो आता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के। अब कहानी पे हम लोग आते हैं। एवन स्टीनबर्ग साहब, कहानी के पहले एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूँगी। स्टीनबर्ग साहब ने क्या बोलते हैं कि जिस ट्रेडिशन में इस प्रॉब्लम प्ले को लिखा गया है, सोशल प्रॉब्लम प्ले को, जिसमें इन्होंने 3 लोगों को शामिल किया है, इब्सन साहब हो गए, शाह साहब हो गए और गाल्सवर्दी साहब हो गए। गाल्सवर्दी को तो आप लोगों ने यूपी टीजीटी की एलटी ग्रेड की क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉब्लम प्ले के लिए। ऑल माय सन्स भी उसी प्रकार का एक प्रॉब्लम प्ले है, ट्रेजिक है, ये ट्रेजिक है, और उसका फिर क्या से 3 एक्ट का भी है ना।
और ये सोशल प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है, मॉडर्न प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में इसको रखा गया है। लड़का है क्रिस, आता है, मॉम ये देखिए कौन है बेटा, जानती तो होंगी आप, तुम्हारे बड़े बेटे की गर्लफ्रेंड है, आजकल मेरी गर्लफ्रेंड है ये। अच्छा, तो होता क्या है कि ही वांट गेट द परमिशन दैट्स आई मैरी विद द एन डीवर, मैं एन डीवर से शादी करना चाहता हूँ मम्मी। और क्रिस केलर जो छोटा बेटा है, बड़ा वाला तो सुहा हो चुका है, मर चुका है, पायलट था वो तो मर चुका है। तो आता है, कहता है मम्मी देखो एक काम करो, मुझे ना शादी करनी है एन डीवर से, अगर आप परमिशन दे दो तो मैं क्या बोलते हैं कि आगे बढ़ूँ। तो मम्मी कहती तुम एन डीवर से क्यों शादी करोगे, हैरी तो गर्लफ्रेंड ऑफ लैरी, वो लैरी की गर्लफ्रेंड है, तो तुम क्यों शादी करोगे भाई, क्या चक्कर है, मतलब क्या चाह कह रहे हो। बोला मम्मी यार भरोसा करो नहीं यार, वो गए, काम खत्म उनका, सुहा मर गए हैं वो। कहा नहीं बेटा वो नहीं मरा है। तो पूछता है क्यों नहीं मरा है, 25 नवंबर को बोल रहे हो मरा है, तो 25 नवंबर उसका फेवरेबल डे है, अब फेवरेबल डे के दिन कैसे मर सकता है वो, नहीं मरा है। किसने बताया, फ्रैंक लूबे ने बताया। फ्रैंक लूबे और उनकी पत्नी जो लीडिया लूबे हैं उन्होंने बताया कि दैट वाज द फेवरेबल डे ऑफ दैट वन पर्सन, लैरी केलर का वो फेवरेबल डे था, तो फेवरेबल डे के दिन मर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब बेटा वो मरा ही नहीं है तो उसकी गर्लफ्रेंड से तुम कैसे शादी कर लोगे, जब मेरा बड़ा बेटा मरा ही नहीं है तो उसकी गर्लफ्रेंड से तुम कैसे शादी कर लोगे, वो अलाउ नहीं करता। इवन एन भी आती है, एन वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट द परमिशन टू गेट मैरिज विद द क्रिस केलर। क्रिस केलर के साथ इसलिए शादी करना चाहती है क्योंकि देखो एन इंतज़ार कर रही थी, उसको पता था कि वो लैरी की डेथ क्यों हुई है, एन को पहले से ही पता था। इवन जब जोय केलर और केट केलर के पास आती है एन डीवर, तो केट केलर कहती है कि उसके पापा को तुमने जेल बंद करवाया है। स्टीव डीवर उसका पिता है, तो स्टीव को कहती कि उसके पापा को आपने जेल बंद करवाया है, और जब वो आएगा तो वो पूछेगा, वो हम लोगों से बदला लेगी, उससे शादी मत करो। बेटे की शादी इसलिए नहीं मानते कि अगर वो शादी कर ले रही है, मतलब सपोज एन डीवर अगर मेरे बेटे क्रिस केलर से शादी कर ले रही है, तो कैट केलर को ये लगता है, कहता है कि अगर ये शादी कर लेगी तो आकर के बदला लेगी, मेरे को टॉर्चर करेगी ये, कि इसके पापा को मेरे पतिदेव जोए केलर ने, इवन क्रिस के पापा जोए केलर ने जेल में डलवाया है, तो ये टार्चर करेगी, ये बदला लेगी, ये काम करो, इससे शादी नहीं करना है। नहीं, तो वो आग्रह करता है, कहता है मम्मी देखो यार समझा करो, आपका बेटा मर चुका है और आप शादी के लिए परमिशन दे दो, लेकिन परमिशन देने को तैयार नहीं होती है। ठीक है, ये सारे कुछ एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद फिर वहाँ पे एक एप्पल ट्री भी होता है, सेब का वृक्ष होता है, उसको लगाया गया होता है लैरी की याद में। लैरी की याद में क्या बोलता है, लगाया गया होता है कि हाँ कि वो जो लैरी है उसकी डेथ में लगाया गया होता है, वो बढ़ रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो केट केलर है, केट केलर क्या बोलते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ कि उसका बेटा जो लैरी केलर है वो मर चुका है। ठीक, अब बात आती है कि ये सारा स्यापा हुआ कैसे, सारी चीज़ें हुई कैसे, सारी गड़बड़ी हुई कैसे। मैंने अभी बताया कि स्टीव जो एन डीवर का पिता है वो जेल में है, स्टीव जो है एन डीवर का जो पिता है वो जेल में है। तो वो जेल में क्यों है, जेल में वो क्यों है, हुआ क्या, P-40 एयरक्राफ्ट, P-40 एयरक्राफ्ट जो था उसी का जो सिलेंडर हेड था, आगे का जो सिलेंडर हेड है उसी के सप्लाई का ऑर्डर मिला था J.O. केलर एंड सन्स कंपनी को। J.O. केलर सन्स कंपनी को उसी के सप्लाई का ऑर्डर मिला हुआ था। ठीक है, और कुल टोटल 120 सिलेंडर हेड्स थे। 120 सिलेंडर हेड में माइनर सा क्रैक था, उसके पास माइनर सा क्रैक था, तो सिलेंडर को सप्लाई नहीं किया जा सकता था, और स्टीव जो कि वहाँ पे इनका दोस्त था, पार्टनर था जोए केलर का, स्टीव डीवर, DEEVER, स्टीव डीवर पार्टनर था। तो जोए को फ़ोन किया कि भाई जोए बताओ यार क्या करे यार दोस्त,
ऐसा ऐसा है मामला, जो सिलेंडर हेड हम लोगों को भेजने 120 सिलेंडर हेड, इसमें क्या है कि यार थोड़ा सा ना क्रैक आ गया है, तो आप क्या करते हो? तो उसने कहा देखो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करो, थोड़ा सा उसमें आप करेक्शन करवा करके, मेंटेनेंस करवा करके ज़रा सा आप भेज दो, ठीक है, आप अपना साइन मार देना, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को आप सही से क्या बोलते हैं क्या कर देना। तो बोले ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्या बोलते हैं कि वो जो पार्सल था, वो जो उनका वो था, इंपोर्ट हो गया सामान इंपोर्ट हो गया। डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स थे, और डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स ने क्या किया कि युद्ध के दौरान 21 जो युवा जवान थे, युवा पायलट थे, वो बेचारे मर गए। बाद में छानबीन हुई, छानबीन होने के बाद में क्या बोलते हैं कि कौन था दोषी, वॉज रियल कल्प्रिट बिहाइंड ऑल दिस सीन। तो पता पाया गया कि कोई और दोषी नहीं था। इन सारी चीज़ों के पीछे अगर रियल में अगर कोई कल्प्रिट है तो वो आपके स्टीव और जोए केलर और स्टीव डीवर हैं। तो जोए केलर कहता है कि ऑन दैट डे, जिस दिन क्या बोलते हैं ये चीज़ें हुई थी, ऑन दैट डे आई वाजंट देयर, आई वाज इल एंड आई वाज गेटिंग रेस्ट एट माय होम, सो हाउ आई वाज किल्ड, सो हाउ एम आई गिल्टी। तो ये चीज़ ये अपना वो दलील देते हैं कोर्ट में, और वो अपने आप को बचा ले जाते हैं। इस तरह से वो अपने आप को बचा ले जाते हैं। और इनका जो मित्र होता है स्टीव, साइन उसी के थे, डिलीवर उसी ने किया था, कॉन्ट्रैक्ट पे सारा कुछ साइन उसी ने किया था। तो इस तरह से स्टीव बेचारा फंस गया। स्टीव चला गया जेल में। जब स्टीव जेल में जाता है तो स्टीव के जेल जाने के बाद हुआ क्या कि ये बंदा खूब दबा के काम किया, मैन्युफैक्चरिंग में खूब मैन्युफैक्चरिंग में काम किया, प्रेशर कुकर बनाया, वॉशिंग मशीन बनाया, बहुत तमाम सारे आइटम्स बनाए, और उसका काफ़ी दबा के पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया। और उधर जो स्टीव डीवर है वो जेल में है। जब इन सारे कारनामों के बारे में इनका बड़ा बेटा जो लैरी केलर है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसको पता चलता है कि भाई ये सारे कांड किसी और ने नहीं, मेरे पिताजी ने ही किए हैं। तो उसको बड़ा दुख होता है यार कि पापा मेरी इस हद तक गिर चुके हैं, मतलब कि इस तरह की चीज़ें कर बैठे हैं। उसको बड़ा दुख होता है। तो एक लेटर लिखते हैं, वो एक पत्र लिखते हैं अपनी गर्लफ्रेंड एन को, एन डीवर को अपनी एक पत्र लिखते हैं वो। और पत्र लिख करके उसमें वो बताते, उसको संबोधित करते हुए बताते, कहते हैं कि एन, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरे पिताजी जिम्मेदार थे, और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही चीज़ें, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और उसका फिर क्या बोलते हैं कि वो अपने एयरक्राफ्ट को ऐसे ले जाकर कहीं पर ठोक देता है और मर जाता है। एन को ये चीज़ें पता होती है। एन को पता है कि ये लैरी जो है वो ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। फिर भी एन क्या बोलते क्रिस के साथ बहुत ही अच्छे से रहती, मित्रवत रहती, बहुत ही फ्रेंडली रहती, एंड वो क्रिस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है पूरे जीवन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, ये सारी कहानी एन को पता, फिर भी एन ने इस चीज़ को बताया नहीं। इसका भाई जॉर्ज, जो कि एक स्टूडेंट था, पढ़ने के लिए गया था, लॉ की पढ़ाई करने के लिए गया था इंग्लैंड। वो लॉ की पढ़ाई करके वापस आता है, और वापस आकर के वो जाता है जेल में अपने पिताजी से मिलने के लिए। पिताजी के पास जब जाता है तो स्टीव के पास, तो स्टीव ने सारी कहानी बताई कि बेटा मैं दोषी नहीं हूँ, आई वॉजंट रियल कल्प्रिट। रियल कल्प्रिट जो है वो तुम्हारे लैरी और क्रिस के पापा जोए केलर है, JO कंपनी के मालिक। उन्होंने क्या बोलते हैं सारी चीज़ें की, तो चालाकी से उन्होंने क्या किया था कि उस दिन मेडिकल वो लगा दिया था कि भाई मैं रेस्ट पर हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, और सब कुछ मेरे ऊपर उठा कर डाल दिए, मुझे फंसा करके जेल में भेज दिया, और सब कुछ अपना वो निकल लिए। आजकल वो आज बढ़िया माल छाप रहा है और मैं यहाँ पे जेल में सड़ रहा हूँ। तो जॉर्ज को पता चल गया। जॉर्ज सूचना भेजता है कि मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, किससे, जोए केलर से। कैट केलर को पता चलता है कि हाँ कि वो आ रहा है मिलने के लिए। कैट केलर क्या बोलते हैं, कहती हैं कि काम करो मिस्टर जोए केलर, आप तैयार रहो। बोले काहे के लिए तैयार है? बोले कि इसलिए आप तैयार रहो क्योंकि वो आ रहा है तो आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा। जब वो आ रहा है तो वो आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा, आप उसके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहो, ठीक है, आप उसके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो, बस दैट्स ऑल। अब हुआ क्या
कि जॉर्ज आता है। जॉर्ज आ करके पूछता है, कहता है कि बात बताओ, वो सारे के सारी चीज़ आपने क्यों किया? तो उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। कहा मुझे सब पता है, आपने बीमारी का बहाना बनाया। आपको पता है कि उससे 21 यंग नौजवान मरे। उसने क्रिस को सारी बातें बताई, क्रिस केलर को सारी बातें बताई, क्वेश्चन आंसर किया जोए किलर से। जोए किलर को बताया, कहा कि आपकी इस हरकत की वजह से 21 नौजवान मरे हैं। आपने जो 120 सिलेंडर ये P-40 एयरक्राफ्ट उसको भेजे थे, उसकी वजह से 120 क्या बोलते हैं सिलेंडर भेजने की वजह से 21 नौजवान मरे हैं। और आप शायद ये बात नहीं जानते हैं कि उस दिन जो आपका बेटा भी मरा था, वो उस चीज़ के बारे में जान गया था और उसको पता चल गया था कि ये सारी चीज़ों के पीछे, सारी हरकतों के पीछे आपका हाथ है, और उसने सुसाइड किया था। उसने सुसाइड किया था। ये जब पता चलता है इनको तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, इनको दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं ये। और उसके पश्चात क्या बोलते हैं कि ये टेंशन में आकर के बेचारे ये भी कहते हैं कि अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्रिस भी इनसे जवाब सवाल करता है, क्रिस केलर भी आता है इनसे जवाब सवाल करता है कि पिताजी आपने इतने सारे लोगों को मार डाला। तो उन्होंने बताया क्रिस केलर को, देखो बेटा क्या है कि मैंने इस एम्पायर को खड़ा किया है काफ़ी टाइम के बाद, बहुत मेहनत के बाद मैंने इस एम्पायर को खड़ा किया है। मैं इसको ख़त्म नहीं करना चाहता। 60 साल की मेरी उम्र है, 40 साल का जो बिजनेस है, क्या चाहते हो तुम 5 मिनट में इसको ख़त्म कर दूँ? मैं नहीं ख़त्म करना चाहता था 5 मिनट के गेम के चक्कर में, इसलिए सब कुछ मैंने ऐसा किया। ठीक है। और जब इनसे बताता है लैरी के लेटर के बारे में कि एन के पास लैरी ने एक पत्र भेजा था, एन को सब कुछ पता है, उसको आप बहकाओ मत, एन को सब कुछ पता है। वो जो एन डीवर है ना, लैरी की गर्लफ्रेंड, उसको सब कुछ पता है तुमने क्या कांड किया पापा, वो सारा कुछ उसको पता है। वो उसको उसके सामने एक्टिंग ना करो कि बेटा मैं तुम्हारे पापा को छुड़वा दूंगा, मैं जल्दी तुम्हारे पापा को छुड़वा दूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि तुम्हारे पापा क्या होता है जिस जेल के बाहर आ जाए, मुझे उनके प्रति हमदर्दी है, सिंपैथी है, फलान दिमाग। तो कहता है एन को बहकाओ मत पापा, उनको एन को पता है, क्योंकि एन को क्या बोलते लेटर दे दिया था लैरी ने, एन सब जानती है, बट एन शांत है। ठीक है। तब इसको बड़ा दुख होता है, इसको लगता है यार कि क्या मैंने कर दिया। और तब जोए को रियलाइज होता है कि सो श्योर ही वॉज माई सन्स, बट आई थिंक टू हिम दे वर ऑल माई सन्स, कि वो जितने भी थे सबके सब मेरे ही बेटे थे, जितने बच्चे मारे गए हैं सबके सब मेरे ही बेटे थे। और उसके पश्चात क्या बोलते हैं, वो कहता है कि काम करो, चलो बेटा हम लोग चलते हैं बाहर चलते हैं, और चलो पुलिस को मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। क्रिस से बोलता है बेटा चलो बाहर चलो, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं पुलिस को अपने आप को सरेंडर करता हूँ। अंदर जाता है, अंदर जा करके वो अपनी बंदूक उठाता है, बंदूक उठा करके वो कनपट्टी पे लगा करके शूट करता है और अपने आप को मार लेता है। ठीक है, अपने आप को उसने मार लिया। इस तरह से क्या बोलते हैं कि जो जोए केलर था वो समाप्त हो गया। और क्रिस केलर को बड़ा दुख हुआ। क्रिस केलर बड़ी तेज से रोता हुआ चिल्लाता हुआ अंदर कमरे में घुसता है। उसके साथ एन डीवर भी घुसती है, लेकिन जब वो लोग देखते हैं तो उनकी मम्मी जो कैट केलर हैं उनसे कहते हैं कि बेटा भूल जाओ सब कुछ। क्रिस को लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उनकी मम्मी कहती बेटा भूल जाओ सब कुछ, जो कुछ भी हुआ इन सब चीज़ों को भूल जाओ और आप जाओ एक नया जीवन स्टार्ट करो, यहाँ की जो भी चीज़ें हैं उसको सब कुछ आप भूल जाओ। जब आप जाओ एन डीवर के साथ एक नया जीवन स्टार्ट करो, और यहीं पे आपका प्ले खत्म हो जाता है। कुछ लाइन्स है, 2-4 लाइन इंपॉर्टेंट लाइन्स है। फ्रैंक जो कि जादूगर, थोड़ा सा हॉरोस्कोप की जान करने वाला है, वो कहता है या कुछ पॉइंट्स है, या व्हाट शी वांट्स टू फाइंड आउट वेदर November 25th वाज द फेवरेबल डे फॉर लैरी। तो पता है जो 25 नवंबर जो था, वो 25 नवंबर क्या बोलते हैं कि लैरी के लिए फेवरेबल डे था, तो उस दिन कैसे मर सकता है वो। व्हाट इज दैट द फेवरेबल डे? फेवरेबल डे क्या है? कहते हैं फेवरेबल डे क्या है? फ्रैंक कहते हैं वेल a favorable day for a person is a fortunate day according to the stars. In other words, it would be practically impossible for him to have died on his favorable day. कह रहा यार हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग वो मर नहीं सकता, आपने फेवरेबल डे के दिन तो कोई नहीं मर सकता। ठीक है,
क्रिस कहता है आई डोंट नो व्हाई इट इज बट एवरी टाइम आई रीच आउट फॉर समथिंग आई वांट। कहता मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन मैं जिस चीज़ को पाना चाहता हूँ मैं उस चीज़ के पास पहुँचता हूँ। आई हैव टू पुल बैक बिकॉज अदर पीपल विल सफ़र। मैं फिर वापस आ जाता हूँ यार कि मेरी वजह से बाकियों को दिक्कत होगी। ठीक है, माई होल बड़े लाइफ टाइम आफ्टर टाइम मेरी ज़िंदगी है भैया बकवास टाइप की। ठीक है, तो इवन क्रिस की माँ जो थी नो मोर रोजेस इट्स सो फनी एवरीथिंग डिसाइड्स हैपन एट द सेम टाइम। यार क्यों यार ले जाकर के वहाँ पे फूल चढ़ाते हो लैरी के नाम पे, क्या मतलब है? वो जो कुछ भी हो रहा है ना वो पहले से डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड है जो कुछ भी हो रहा है, तो क्यों फूल चढ़ा रहे हो, है ना? हैपन सेम टाइम दिस मंथ इज हिज बर्थडे, हिज ट्री ब्लोज डाउन। इसी महीने उसका बर्थडे है और उसका जो पेड़ है ना जो तुम एप्पल ट्री लगा के बैठते हो वो सब उखड़ फुकड़ जाएगा। And it comes everything that happened seems to be coming back. I was just down the cellar and what do I stumble over his baseball glove I haven't seen in a century. तो क्रिस कहता है because it's not right. We never took up our lives again. We are like the railroad station waiting for a train that never comes in. यहाँ पे बात किया जा रहा है एक रेल रोड स्टेशन के बारे में जहाँ पे कभी गाड़ियाँ नहीं आती, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती। कहता है कि मम्मी जो मर चुका इंसान वो वापस नहीं आएगा, तुम क्या है ग्लब्स व्लब्स देखती रहती हो, सब फालतू चीज़ें देखती रहती हो, जो मर चुका है वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, इवन क्रिस जो है वो एन को प्रपोज भी करता है। हाँ, मदर इनकी कुछ लाइन भी कहती हैं, बड़ी मज़ेदार लाइन कही है। इनकी मम्मी कहती हैं कि बिकॉज सर्टन थिंग्स हैव टू बी एंड सर्टन थिंग्स कैन नेवर बी। कुछ चीज़ें होनी होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो होनी होती हैं और होती ही हैं। एंड सर्टन थिंग्स कैन नेवर बी, और कुछ चीज़ें कभी नहीं होती हैं और वो कभी नहीं होती हैं। लाइक द सन हैज टू राइज, इट हैज टू बी। उसने बड़ा अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि जो सूरज है उसको निकलना पड़ता है तो उसको निकलना ही है। You cannot, nobody can stop. ठीक है, दैट्स वाई देयर इज अ गॉड, इसीलिए तो भगवान है। अदरवाइज एनीथिंग कुड हैपन, तो कुछ भी हो जाएगा। बट देयर इज गॉड सो सर्टेन थिंग्स कैन नेवर हैपन। कह रहा इसीलिए तो भगवान है और इसी यही बात कह रहा है, इसीलिए कुछ चीजें कभी नहीं होती। अब मेरा बेटा नहीं मरा तो नहीं मरा है, काम खत्म। ठीक है, लालू जी के भाफड़ के हिसाब से चलो सब लोग बोरी बिस्तर अपना उठाओ, नहीं दिया, नहीं मांगा है तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, क्या बोलते हैं कि एन क्या बोलते कहती है कि फादर और नो फादर, मैं पिताजी कहूँ या नहीं पिताजी कहूँ, दैट्स ओनली वन वे टू लुक एट हिम, he knowingly shipped out the parts what would crash an airplane। यार मैं उनको कैसे रिस्पेक्ट दूँ अपने पिता स्टीव डीवर को। एन कहती मैं कैसे स्टीव डीवर को रिस्पेक्ट दूँ, उनको पता था कि वो जो पार्ट्स थे वो सारे के सारे डिफेक्टेड पार्ट्स थे, तो उन्होंने क्या बोलते उसको शिप पर भेजा क्यों, जानबूझ करके। ही वॉज रॉन्ग, वो तो रोक सकते थे, वो क्यों भेजे, उनके पास सारा अगर वो था तो वो क्यों भेजे उन सारी चीजों को। उनको पता था ना कि दैट वाज द डिफेक्टिव पार्ट्स। वो जो 120 सिलेंडर है उसमें क्रैक आए हुए हैं, उन सारे क्या बोलते सिलेंडर को नहीं भेजना था तो क्यों भेजे वो। मैं कैसे उनको अपने पिता कहूं। ठीक है, would crash and how do you know Larry wasn't one of them। और तुम्हें कैसे लगता है यार कि लैरी नहीं था उसमें। ठीक है, मदर कहती है शार्पली he is not dead so there is no argument now come at, नहीं मरा है वो, और कोई बहस इस बात पर नहीं करनी है कि लैरी मरा है कि नहीं मरा है, कोई बहस इस बात पर नहीं करनी है, कहीं नहीं मरा है लैरी, वो जिंदा है तो बस जिंदा है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो अब किस क्या बोलते हैं कि उनको प्रपोज कर रहा है, कैसे प्रपोज कर रहा है तो आप लोग जानते हैं, लव यू की बात है तो आप सभी लोगों को समझ में आती है जी। गिव मी अ किस, इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही है। एंड गिव मी गॉड आई किस्ड यू एनी, आई किस्ड एनी, हाउ लॉन्ग आई हैव बीन वेटिंग टू किस यू। तब मैंने कहते हैं कि आई नेवर फॉरगिव यू, तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगी।
ठीक है, अब क्यों नहीं माफ़ करूँगी? वाई डू यू वेट ऑल दिस ईयर्स? इतने सारे साल हो गए उसको मरे, तुम आज तक इंतजार क्यों करते रहे प्रपोज करने के लिए? पहले प्रपोज कर देना चाहिए था यार। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए, है ना, कहती कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए, तुम्हें पहले ही प्रपोज करना चाहिए था, तुम्हें इतने साल तक वेट काहे करते रहे? ठीक है, all I have done to sit and wonder if I was crazy for thinking of you, Krasani, we are going to leave now, I'm going to make you so happy. जो कुछ भी है यार, हम लोग बस मात्र आश्चर्य की चीज़ों का इंतजार करते रहते, जो कुछ भी है सब सही है। इवन क्रिस बताता अब एक हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी अब जीने जा रहे हैं, डोंट वरी, मज़ा आएगा। इवन क्रिस और उसके पिता के बीच में जब बातें हो रही हैं, केलर जो है, केलर के बीच में बातें हो रही है, तो उसकी 2-4 लाइन आप लोग बस मात्र सुन लीजिए, बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, ठीक है। इसमें लाइन्स है, इसको आप लोग अपने स्तर से थोड़ा सा देख लीजिएगा। लाइन्स यहाँ से बहुत नहीं आते, एक आध 2 लाइन जो क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ गया उसी को आप लोग देख लेंगे, तो वहीं से ही लाइन आता है, बस और कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एलटी ग्रेड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ज़्यादा पूछता है। लाइन्स अगर इनको पूछना होगा तो आपकी पोइट्री से पूछेगा, यहाँ से नहीं पूछेगा लाइन, है ना, यहाँ से लाइन ये लोग नहीं पूछेंगे, पोइट्री से लाइन ये लोग पूछ लेंगे। चलिए, लाडली जी दिख रही, अच्छा लग रहा है, लाडली जी बरसाने वाली रानी है, ठीक है। चलिए, अब तब होता क्या है कि ये बात कर रहा है, क्रिस कहता है डैड यू किल्ड 21 मैन, पिताजी आपने 21 लोगों को मारा। अब क्रिस केलर कह रहा है व्हाट किल्ड, किसने मारा, क्या मारा? क्रिस, यू किल्ड देम, यू मर्डर्ड देम, तुमने उनको मारा, तुमने उन लोगों की हत्या की। केलर, as though throwing his whole nature up open before Christ, how could I kill anyone? मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ जी, मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ? मैंने काऊ को ना मारा जी, ऐसे क्या कह रहे हो, पागल हो गया हो क्या? क्रिस, टैट, तब क्या लगता है, I didn't kill anybody, मैंने किसी को नहीं मारा भाई। क्रिस, then explain it to me, what did you do, explain it to me or I'll tear you in pieces, तब मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने क्या किया। अब वही जो बात केलर ने कहा, तो यही थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस और कुछ नहीं, कि यू आर अ बॉय, तुम एक छोटे बच्चे हो। व्हाट कुड आई डू, आई एम इन बिजनेस, अ मैन इज इन बिजनेस। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, और अ मैन इन बिजनेस, मतलब मुझे सिर्फ बिजनेस से लेना देना और कुछ नहीं, ठीक है। 120 क्रैक्ड, यू आर आउट ऑफ बिजनेस। जो 120 पीसेस थे वो सारे क्या होते, क्रैक थे, मुझे पता है। You got a process, you don't work, you're out business, you don't know how to operate, your stuff is not good, they close up you, they tear up your contracts, what the hell it is to them, you left 40 years into business and they knock you out in 5 minutes। कर 40 साल मैंने लगाए थे इसमें, अब 5 साल में अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होगा? तुम्हारा दिमाग नहीं खराब होगा? 40 साल में लगाए थे। व्हाट कुड आई डू, लेट देम टेक 40 years, लेट देम टेक माई लाइफ अवे। 40 साल बोल लेंगे, जो हो गया अब जो हो गया, जाने दो मेरी जिंदगी, जाने दो, ठीक है। आई नेवर थॉट दैट इंस्टॉल देम, आई स्वेयर टू गॉड, आई थॉट दैट स्टॉप मी बिफोर एनीबॉडी टुक ऑफ। कह रहा है कि मुझे थोड़ी ना पता था कि वो लोग इंस्टॉल कर देंगे, मैं तो सोचा कि इसको रोक देंगे। इवन केलर कहता है कि आई एम 61 year old, when would I have another chance to make something for you? 61 year old, you don't get another chance to you। कह रहा मैं 61 साल का हूँ बाबू, और अगर मैं चीज़ों को सही भी करना चाहूँ तो 61 साल में जो कुछ मैंने किया क्या मेरे को फिर से 61 साल मिल जाएंगे इन सब सारी चीज़ों को सही करने के लिए? नहीं मिलेगा ना। सो हो गया, ठीक है। केलर की एक लाइन ये भी है, क्राइस्ट कहता है मैन कांट बी अ जीसस इन द वर्ल्ड। क्रिस से कहता है कि बेटा एक बात बताया तुमको, सुन लो, इस दुनिया में एक इंसान भगवान नहीं बन सकता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स भी आप लोग देख लीजिए कि आर्थर मिलर साहब का पूरा नाम क्या था, तो आर्थर एसर मिलर। और मिलर साहब का जन्म कहाँ पर हुआ, तो हैरलम न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, बोर मैनहट्टन में हुआ था। मिलर साहब का जन्म किस ईयर में हुआ था, किस साल में हुआ था, तो 1915 में हुआ था। ये कहाँ के राइटर हैं, तो ये भाई साहब प्ले राइट हैं अमेरिका के। ऑल माई सन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये सब इनके टॉप वर्क्स हैं, ठीक है। बात रही क्या बोलते हैं कि ये जो ऑल माई सन्स है, इसको स्टेज किया गया था 1947 में, और इसको ड्रामा क्रिटिक सर्किल अवार्ड भी मिला था। मिलर साहब ने एक मात्र क्या बोलते हैं नॉवेल लिखा है, उस नॉवेल का नाम क्या है, तो उस नॉवेल का नाम है फोकस।
ठीक है। ऑल माई सन्स प्ले क्या बोलते हैं कि 3 एक्ट का है, इसमें गलत दिया हुआ है। और ये पेन जो प्रेसिडेंट्स ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, पोएट और वो एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट का जो वो है उसका ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं भाई साहब। और इनकी जो प्लेज हैं उसको किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। इसको कन्वेंशनल रियलिज्म की कैटेगरी में रखा जा सकता है, ठीक है। ऑल माई सन्स में एक इंडस्ट्रियल लिस्ट है जो कि बड़ा क्या बोलते हैं कि बिजनेसमैन है, वो जोए केलर हैं। और केट केलर कौन है? जोए केलर की पत्नी है। इस पूरे वर्क में एक बंदा ऐसा है लूबे, फ्रैंक लूबे, जो कि क्या बोलते हैं कि स्टार्स और हॉरोस्कोप पे भरोसा करता है ना। ऑल माई सन्स किसको डेडिकेटेड है? तो ऑल माई सन्स डेडिकेटेड है एलिया कजान को। ऑल माई सन्स कहाँ पर सिटिंग इसकी कहाँ पर थी? तो इसकी सेटिंग थी 1947 अगस्त, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये जो क्या बोलते हैं कि प्ले का आइडिया कहाँ से आया था। तो इस प्ले का आइडिया इब्सन साहब का एक प्ले है द वाइल्ड डक, जंगली बत्तख। इब्सन साहब का एक प्ले है, वहीं से क्या बोलते हैं कि इनको आइडिया ये मिला था इस प्ले को लिखने का। दूसरी चीज, ग्रो अप, बिकम वेल्दी, एक्वायर प्रॉपर्टी, ये कहाँ की टैगलाइन है? ये अमेरिकन ड्रीम की टैगलाइन है कि खूब अमीर हो जाओ, खूब पैसे कमाओ और खूब क्या बोलते हैं कि धनी हो जाओ, ठीक है। स्टीनबर्ग साहब ने इस प्ले को किस ट्रेडिशन में रखा है? जिस ट्रेडिशन में क्या बोलते हैं सोशल प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में रखा है, जैसे कि इब्सन साहब का हो गया, शाह साहब का हो गया और गाल्सवर्दी साहब का हो गया। बट एक बच्चे का जिक्र किया गया है, आपको मैंने बताया था कि पड़ोस में डॉक्टर डक्टराइन रहते हैं। डॉक्टर डक्टराइन का एक लड़का है, 8 साल का बेटा है, बट उसे ही यही ऑल माई सन्स का ही वो कैरेक्टर है, ठीक है। एन डीवर किसकी गर्लफ्रेंड थी? तो एन डीवर लैरी केलर की गर्लफ्रेंड थी, जो कि जोए केलर और केट केलर का बड़ा वाला बेटा था। बाद में क्या बोलते हैं उसके मरने के बाद क्या होते हैं वो क्रिस केलर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लीडिया लूबे किसकी पत्नी थी? तो लीडिया लूबे क्या बोलते हैं कि फ्रैंक लूबे की पत्नी थी। फ्रैंक लूबे, लीडिया लूबे दोनों क्या बोलते हैं कि पत्नी और पति, मेहरारू मन से तो दोनों लोग मिल करके जादू टोना किया करते थे, ठीक है। जोए केलर का पार्टनर कौन था? तो जोए केलर का जो पार्टनर था वो स्टीव डीवर था। स्टीव डीवर था। जोए केलर की कंपनी का नाम क्या था? तो JO केलर एंड सन, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि लाइन किसकी है कि वी नेवर टुक अप आवर लाइव्स अगेन, वी आर लाइक एट रेल रोड स्टेशन वेटिंग फॉर अ ट्रेन दैट नेवर कम्स इन। हम लोग रेल रोड स्टेशन की तरह हैं जहाँ पे हम ट्रेन का इंतजार तो करते हैं लेकिन ट्रेन आती नहीं है। और क्या बोलते हैं कि हमको दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। तो किसकी लाइन है? क्रिस की लाइन है। अब ये किसने कहा कि बिकॉज सडन थिंग्स हैव टू बी एंड सडन थिंग्स कैन नेवर टू बी, लाइक द सन हैज टू राइज, इट हैज टू बी। कुछ चीज़ें होना अवश्यंभावी होता है, कुछ चीज़ें होना कभी नहीं होता है, कुछ चीज़ें कभी होती हैं तो कुछ चीज़ें कभी नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें क्या बोलते हैं, जैसे सूरज उग रहा है तो सूरज उगेगा ही उगेगा। किसकी लाइन है? तो फिर इसकी मम्मी की लाइन है। सिगुचान महात्मा गांधी इनटू हैवी वेट, क्राइस्ट कहता है, ठीक है। ये बात को क्राइस्ट कहता है। अब अगली चीज़ है, एक आध दो लाइन और है, बस सिर्फ और सिर्फ देख लीजिए। आई एम प्रैक्टिकल नाउ, यू मेड मी प्रैक्टिकल। वही बात है कि कंपनी कारखाने की बात करता है तो सब कहते हैं यार कि तुम मेरे को प्रैक्टिकल बना दिया, तो क्राइस्ट ये बात कहता है। दूसरी बात यह है कि क्राइस्ट अ मैन कांट बी अ जीसस इन द वर्ल्ड। क्राइस्ट से कहता है क्राइस्ट से कि भाई क्रिस एक काम बताया तुमको बेटा, इस दुनिया में इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता है, इंसान जो है कभी भगवान नहीं बन सकता है। तो ये बात कौन कहता है? वो जोए केलर कहता है। वंस एंड फॉर यू ऑल कैन नो देयर इज अ यूनिवर्स ऑफ पीपल आउटसाइड एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इट, एंड अनलेस यू नो दैट यू थ्रो अवे योर सन बिकॉज दैट्स व्हाई ही डाइड। पता है इस दुनिया में जो कुछ चीज़ें हो रही है ना वो सबकी रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। सही गलत जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। और दूसरी बात ये कहता है कि तुम्हें पता है, तुम्हें शायद ये चीज़ पता नहीं कि तुमने अपने ही बेटे को उठा करके फेंक दिया मरने के लिए। तुम्हारा बेटा मरा और उसकी मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं, वो आप ही हो। ये बात जब क्या बोलते हैं कि जोए केलर को बोलता है क्रिस केलर, तब जोए केलर को लगता है नहीं यार गड़बड़ हो गया, ठीक है। और उसका फिर क्या बोलते हैं कि वो सुसाइड करने के पहले तो कहते हैं हाँ ठीक है पुलिस को मैं अपने आप को सरेंडर करूँगा, तो उसका फिर वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं अपने एलटी ग्रेड के फर्स्ट पेज पे एक लाइन लिखा हूँ कि एक मुर्गा सिर्फ 3 फीट की उछाल ले सकता है लेकिन समय आने पर वो उड़ भी जाता है। मतलब कि एक मुर्गा जो है वो, मतलब अगर आपकी कंडीशन विपरीत है
और कंट्रडिक्शन लाइफ में है, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया बड़ा कुछ करने का तो आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ड्रामा सेक्शन में अधिकतर सारे हो ही गए हैं, एक आध अगर बचा होगा तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बाद में। पोट्री सेक्शन कल से हम लोग क्या बोलते हैं देखना चालू करेंगे। पोट्री सेक्शन में जॉन मिल्टन, जॉन डन को हम लोग फिर से एक बार देखना चालू करेंगे कम्प्लीटली, ठीक है, स्पीड में। और ग्रामर का आप लोग एमबी बुक और ये क्या है एक्सीडेंट बुक से प्रैक्टिस करते रहे। मिलते फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू ऑल।